कैसे हो भाई शुक्कम भगत। आज दूसरा चैप्टर है तलाश नामक पाठ से, जहां पर कि हम जानेंगे भारत के अतीत की झांकी क्या रही। नेहरू जी ने इसमें क्या वर्णन किया है उसके बारे में। तो बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, और इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। ये बात कह रहे थे नेहरू जी। कौन कह रहे थे? नेहरू जी। और उन्होंने वो कहते थे कि मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था, और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? तो आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो वो कहते हैं नेहरू जी कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, और इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। आलोचक मतलब होता है कि दूसरों की बुराई करने वाला। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ भी अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। और एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं जो थीं सिर उठा रही थीं। शंकाएं सिर उठाना मतलब अनेक सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, तो वह बहुत कुछ जो सार्थक है, अर्थात सही है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज। और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? नेहरू जी के ये विचार उनके मन में उठ रहे थे, आ रहे थे। तो वह कहते हैं आगे कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था, और मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं जिसका समय 5,000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, कितने साल पुरानी है? 5,000 वर्ष। जिसका समय 5,000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी, और इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, चीन, अरब, मध्य एशिया मध्य एशिया, है ना, और अन्य मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। और उसकी मजबूती का रहस्य क्या है? तो इन सब के बारे में उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इतने साल पुरानी क्यों है? यहाँ पर क्या रहा होगा, और क्या इसमें छुपा हुआ है? तो मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के
कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता और भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ-साथ भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदर और बस बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उसे हिमालय में घूमता रहा जिसका पुराने मिथक में होता है, एक दंत कथाएँ, प्राचीन कथाएँ और बनावटी और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं, वो उनका खून का रिश्ता किससे था? कश्मीर से। समझ आ रहा है कुछ? हेलो? वेरी गुड। आ गए आप? इस दिखाई दे रहा है? हुँ? वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि आखिर में मोहनजोदड़ो और विभिन्न प्रकार की जो प्राचीन सभ्यताएँ थीं, जो कि 5-5 हज़ार साल पुरानी थीं, उनके जो प्राचीन अवशेष निकले थे, उनका इतिहास हमें क्या बताता है? तो वो कह रहे हैं कि पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया और इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। तो नदियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रहती हैं। तो इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की उन्होंने, जैसे इंडस या सिंधु नदी, है ना? जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, अर्थात पहले इसको इंडिया और हिंदुस्तान कहा जाता था और जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जो जातियाँ और कबीले कबीले मतलब होता है जैसे एक आदिवासियों के कुछ कबीले बने होते थे, है ना? वो अलग रहा करते थे, एक झोंपड़ी या मठ आदि बना करके, है ना? तो कबीले, काफ़िले चलते थे, काफ़िले मतलब एक ग्रुप होता था एक समुदाय विशेष के लोगों का और कुछ फ़ौजें भी आती रही थीं। वहीं ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उसके इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी वह जीवित है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना? वह कहाँ बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है भाई? कोई बताएगा? हाँ? ब्रह्मपुत्र नदी की नहीं पता आपको? असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में। समझ आ रहा है कुछ? तो ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबसमी से अचानक से मार्ग बनाती है और भारत में प्रवेश वह करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो नदियों के नाम पर ही क्या है जो लोग थे विभिन्न वे नदियों के किनारे ही बसना क्यों पसंद करते थे? क्या आप जानते हो? क्योंकि जो नदियाँ हैं उनसे पीने के लिए है ना? अपने साथ वो पशु भी रखते थे, पशुओं को पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए जो पानी है उन्हें आसानी से मिल जाता था। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो हमारे भारत देश में जो भी सिटी हैं, ज़्यादातर अच्छे-अच्छे सिटी, सारे के सारे नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। समझ रहे हो? जैसे कानपुर हो गया, गंगा नदी के किनारे, आगरा हो गया, यमुना नदी के किनारे, है ना? कोलकाता, हुगली नदी के किनारे और बहुत सारे जो न अच्छे-अच्छे सिटी हैं, तो वो सब कहाँ बसे हुए हैं? नदियों के किनारे।
तो यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएँ एकत्रित हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की गंगा नदी। गंगा के किनारे तो जाने कितने ही सिटी बसे हुए हैं, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद मीन्स संख्या में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। तो ज़्यादातर देखते होंगे आप, नदियों के किनारे पर ही, तटों पर ही लोग पाए जाते हैं और प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तलाश हम बात कर रहे हैं किसकी? समझ रहे हो? तलाश भारत के अतीत की जो झांकी है। अतीत मतलब क्या होता है? एक तरह से जो गुजर चुका है वह समय, जो गुजर चुका है ऐसा समय, उस समय की तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं कि यह भारत देश की तलाश या कैसे हुई, या यहाँ पर कैसे लोग आया करते थे, कैसे लोग बसा करते थे। समझ रहे हो? तो समझ आ रहा है कुछ? हाँ भाई। वे कहते हैं कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्ना अवशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। वहां पर अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं भाई? क्वेश्चन आता है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। तो इन गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। जैसे वैसे ही जैसे हजारों वर्षों से उनके पुरखे जो थे, पूर्वज जो थे, गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले क्या चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय के ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम भी हो चुके थे, खो गए थे। मुझे हैरत होती है, मैं हैरान हो जाता हूँ यह सोचकर के कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। अर्थात गंगा नदी, हमारी गंगा नदी जो है, उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है कि नहीं बताइए? गंगा नदी को गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी जिनको बोलते हैं, तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी भारत की माना जाता है। इसको कह सकते हैं कि इसमें ना, इससे बहुत बहुत लोगों को क्या है, पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए पानी उपलब्ध गंगा नदी से ही होता है सबसे ज्यादा। तो वो जब नेहरू जी थे, भारत देश का उन्होंने दौरा किया था, इधर-उधर घूमे थे। तो जब उन्होंने जाना तो उन्होंने छोटा-छोटा कुछ छोटे-मोटे इधर-उधर से जो उन्होंने देखा, सोचा, समझा और वह लिख दिया। तो यहाँ पर वो एक तरह से बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज उसको ताज़ा किया जा सके, आज उसकी याद जो है वह रह सके। बताइए, समझ आया कुछ? हरिओम, मोहित, केशव? हाँ भाई, समझ आया कुछ? हुँ? सुनाई दे रहा है? हेलो? चलिए, ओके। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं, जब रिकॉर्डेड जो लेक्चर हैं, वह भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपकी क्लास हो जाती है, तो उसके बाद यह लेक्चर भी यहाँ पर ऐड हो जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर। उसके बाद फिर यहाँ 1 सेकंड, दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? नहीं दे रही होगी ना?
एक सेकेंड, देखिए ये क्लास 8th यहाँ पर ये क्लासरूम आईडी है, क्या है? क्लासरूम आईडी। इसको आप शेयर करके कोई भी स्टूडेंट जो है यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर आ जाएगा, तो क्लास ज्वाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद ये रिकॉर्डेड जो लेक्चर हैं वह यहाँ पर दिखाई देंगे, इन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? जो स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी अगर क्वेरी हो तो यहाँ चैट बॉक्स में आप चैटिंग कर सकते हैं। वहीं आपको कोई भी सूचना जो होती है तो वहाँ पर ये सूचना आपको दे दी जाती है। वहीं असाइनमेंट जो हैं, यहाँ पर आपके असाइनमेंट से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। टेस्ट जो वीकली या साप्ताहिक या 15 दिन या महीने भर में जो भी लेंगे हम, तो यहाँ पर आपका टेस्ट दिखाई देगा। वहीं स्टडी मटेरियल आपको यूट्यूब वीडियो मिलेंगी, इमेज मिलेंगी, डॉक्यूमेंट, फाइल आदि यहाँ पर मिलेंगे आपको सब कुछ। ठीक है? तो यहाँ जॉइन होके और ये जो टीचमेंट ऐप है उसको डाउनलोड करके और इस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जॉइन होके ना, आप हिंदी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अच्छी तरह से बना सकते हैं उसको, अपनी हिंदी को। ठीक है? बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर देना, पूछ लेना। ठीक है? ओके। अभी कौन आया? ये 8th क्लास, अच्छा। अरे चलिए, ओके, बाय हैं।